हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेएस हिस्ट्री 2 पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है हमारा स्थिर वैद्युत आवेश और क्या है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र यूनिट हमारी फर्स्ट है 12th क्लास की पहली बुक। फर्स्ट बुक में हम फिजिक्स में आपको पढ़ाएंगे पहला चैप्टर। यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो इससे पहले इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है? सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक वो शाखा है जिसके अंदर हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिस पर स्थिर आवेश उपस्थित होता है। जिस पर स्थिर आवेश उपस्थित होता है उन वस्तुओं का अध्ययन इस स्थिर वैद्युतिकी के अंदर करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक वो शाखा है जिसके अंदर हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर स्थिर आवेश उपस्थित होता है। अब इसमें एक वर्ड आया आवेश। आवेश क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है। देखिए, आवेश हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, यदि आप इलेक्ट्रिक में कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको आवेश के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, आवेश क्या होता है। मान लिया आप सभी जानते होंगे कि एटम कैसा होता है। एटम में क्या होता है, ये कक्षाएं होती हैं। ये क्या होती है, कक्षाएं होती है। और बीच में क्या होता है, एक नाभिक होता है। नाभिक का मतलब क्या है, इस पर पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है। और इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं में क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। अब यदि मान लिया कि जो हमारी पहली कक्षा है, इस कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पास एनर्जी है E। तो दूसरी कक्षा है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी मान ली हमने कितनी है भाई, 2E है। जो तीसरी कक्षा है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हमने मान ली कितनी है, 3E। तो जो चौथी कक्षा है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी मान ली हमने कितनी है, 4E। अब ये 4 कक्षाएं हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है सबकी हमने एनर्जी अपने पास से मान ली। इसकी कितनी है, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हमने E मान ली है। दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हमने 2E मानी है। जो तीसरी कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सबकी एनर्जी है 3E, ठीक है। और जो चौथी कक्षा है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सबकी हमने एनर्जी मान ली कितनी है, 4E। अब देखिए होता क्या है, यदि हम किसी दूसरे पदार्थ को इसके साथ रगड़ते हैं, मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके संपर्क में आएगा, जब हम रगड़ेंगे किसी दूसरी वस्तु को तो उसमें क्या होगा, यदि उस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कैसे लेगा इलेक्ट्रॉन, जब हम इन्हें आपस में घिसेंगे, रगड़ेंगे तो इससे क्या होगा, घर्षण बल उत्पन्न होगा। और घर्षण बल के कारण जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो भी एनर्जी उत्पन्न होगी वो क्या होगी, इस बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहली कक्षा में ही क्यों है, ये दूसरी कक्षा में क्यों है, ये तीसरी कक्षा में क्यों है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इन सब की एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। इन सब की एनर्जी अलग अलग हो, जिसके पास जितनी एनर्जी होती है वो उसी एनर्जी की कक्षा में घूमता रहता है। उसी कक्षा की एनर्जी में चारों तरफ क्या होता है, भ्रमण करता रहता है, ठीक है। तो हमने अपने पास से मान लिया जो पहली कक्षा है इसके पास कम एनर्जी होगी, क्यों। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, जो एक एटम है उदासीन एटम का मतलब क्या है, ऐसा परमाणु जिसके पास कोई भी आवेश नहीं है, उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके पास प्रोटॉन भी होते हैं। मान लिया हमने इसके पास मान लिया हमने 20 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 20 ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। यदि ये परमाणु कैसा है, उदासीन है, कैसा है, उदासीन। यदि ये उदासीन है तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन भी होते हैं। अब प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर और इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में। अलग अलग कक्षाओं में कौन सी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होगी वो उतनी ही एनर्जी के क्षेत्र में अपने आप को रखेगा और नाभिक के चारों ओर भ्रमण करता रहेगा, ठीक है।
तो अब क्या किया, इसे बाहर से यदि हमने रगड़ा तो इसे एनर्जी मिल गई, और यदि इसे एनर्जी मिलेगी तो अब देखिए इसके पास कितनी एनर्जी थी, 4E एनर्जी इसके पास थी। क्यों? क्योंकि ये चौथी कक्षा में उपस्थित था। ठीक है, अब जब इसके पास एनर्जी 4E से ज़्यादा आ जाएगी तो इसे क्या होगा, बाहर जाना पड़ेगा। इस 4E एनर्जी की कक्षा से ज़्यादा कक्षा वाली एनर्जी में से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यदि और बाहर कक्षा नहीं है, यदि और बाहर कक्षा नहीं है तो इसे क्या होगा, इस अपनी कक्षा को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जिस वस्तु को हम इससे रगड़ रहे हैं यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल के चलेगा वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इससे होगा क्या, इससे देखिए दो कंडीशन बनेगी। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जब इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उसमें क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। भाई इस पे हमने 20 इलेक्ट्रॉन थे, 20 में से कितने रह गए, 19 इलेक्ट्रॉन इसके पास शेष रह गए। अब यदि आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव ज़्यादा होगा, यानी इस पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इसी तरीके से यदि इससे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन इस पर से निकल करके जाएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस वस्तु पर आवेश आ जाएगा। ये एटम है, एटम क्या होगा, आपस में जुड़ा होगा, अणु बड़ा होगा, और अणु आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, एक बहु अणु संरचना बनाएंगे, और उसमें भी क्या होगा, हमारा मैटर तैयार होगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, यदि इसके पास ज़्यादा कक्षा होती, मान लिया एक कक्षा और है इसके पास, तो अब यदि हम इसे रगड़ेंगे तो क्या होगा, यदि इसे हम एनर्जी भी मिलेगी इसे, तो क्या होगा, इस कक्षा से निकल कर इसमें जाएगा। ठीक है, यदि जो दूसरा पदार्थ इससे जो रगड़ा जाएगा, ठीक है, तो दूसरा पदार्थ इससे रगड़ा जाएगा, मान लिया इसे रगड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन है, यदि इससे बाहर निकल कर के चलेंगे तो इस पर आ जाएंगे। यदि इस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, यदि इस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो क्या होगा, मान लिया इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, अब 20 से इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 21। अब यदि इनका आप डिफरेंस करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, यदि इनका डिफरेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हुआ, यानी नेगेटिव चार्ज एक ज़्यादा हुआ, तो इसके पास कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में आप कैसे उत्पन्न होता है वो आपको बताया। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक आवेश होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जब नेगेटिव चार्ज कम होगा तब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यदि हमारा नेगेटिव चार्ज घटता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं कक्षा को छोड़ करके परमाणु की, तो उस पर क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यदि हमारी कक्षा को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन नहीं जाते और उसी के पास आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। यानी जो चार्ज होते हैं, जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब जो हमारे साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग में देखिए, उन्होंने आवेश के बारे में बताया। उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने एक कांच की छड़ ली, एक कांच की छड़ लेकर के, एक कांच की छड़ ली, और कांच की छड़ लेने के बाद एक रेशम नाम की धातु आती है, जिससे पुराने ज़माने में साड़ियाँ बने करती थी। ठीक है, और रेशम की छाल से रगड़ दिया, तो रेशम की छाल से जैसे ही रगड़ा, उन्होंने देखा कि ये वस्तुओं को, जो रेशम की छाल ली, मान लिया इस तरीके से रेशम की छाल लेकर के इसे क्या किया, इससे रगड़ दिया, इसे ऐसे आके पीछे करके इसे क्या किया, अच्छे से रगड़ दिया। रगड़ने के बाद इन्होंने इसे छड़ को अलग लिया, इस छड़ को अलग से लिया, ये कांच की छड़ है। ठीक है, ये है कांच की छड़, कांच की छड़। ठीक है, और ये क्या है, यह है रेशम, यह है कांच की छड़।
अब जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि ये जो छड़ थी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को, ये क्या है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, इनको क्या हुआ, अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। ये क्या है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े। जैसे ही कागज के टुकड़े इसके पास लाए गए कांच की छड़ के, तो ये क्या हुए, आकर्षित होना, इसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो गए। तो इससे क्या पता चला, या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है या इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ऐसा ही उन्होंने एक प्रयोग और किया। उन्होंने क्या किया कि एक आबनुस वृक्ष होता है, आबनुस की छड़ ली और उसे बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। जैसे उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उन्होंने देखा वो भी वस्तुओं को आकर्षित कर रही है, वो भी वैद्युत में हो गई है, उस पर भी आवेश उत्पन्न हो गया है। तो इससे उन्होंने बताया कि बाद में प्रयोग करके कि जो हम कांच की छड़ को रेशम की छाल से रगड़ रहे हैं तो उसमें जो चार्ज आता है उस चार्ज को बताया पॉजिटिव चार्ज है। यानी इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी हुआ क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आया होगा, इसका कारण है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पर ट्रांसफ़र हो गए। इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या हुआ, रेशम पर ट्रांसफर हो गए। जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हुआ, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल करके गए। तो प्रोटॉन तो नहीं निकलने के, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं। तो क्या हुआ, इसके अंदर जो प्रोटॉन थी उनकी संख्या बढ़ गई, और संख्या बढ़ने के कारण इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस पर कैसा चार्ज होगा, इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने एक आबनुस की छड़ ली, साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने, और बिल्ली की खाल से रगड़ा, और उन्होंने देखा कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई गई। तो उस पर कौन सा चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो उस पर नेगेटिव चार्ज हुआ। यानी चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये इनके लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं भाई, आकर्षित ही क्यों करते हैं। मान लीजिए ये एक धातु का टुकड़ा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरी धातु का टुकड़ा है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब देखिए ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्यों, कारण क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करना चाहेगा, ये कहेगा कि भाई मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा मेरे पास कम इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें क्या होगा, इनमें एक बॉन्डिंग होगी, जिससे क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला पदार्थ कम इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ये तैयार है लेने के लिए, क्यों, इसके पास कम है इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब ये इसे देगा तो उसके लिए क्या होगा, इन्हें एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और यदि हम पॉजिटिव चार्ज देखिए, मान लिया ये पॉजिटिव है, ये दूसरी तीसरी धातु है, इसके पास पहले से ही कम है इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी पहले से ही कम है। तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित कैसे करेंगे, तो इसके पास पहले से कम है, इसके पास भी कम है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर दूर भगाते हैं। यानी और यदि हाँ हम मान लें एक नेगेटिव चार्ज की चौथी वस्तु है, तो ये भी क्या करेंगे, इसके पास पहले से ही ज़्यादा है, इसके पास भी ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे को दूर दूर भगाते हैं। यानी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे, विपरीत डायरेक्शन में भगाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, ये इम्पोर्टेंट नोट है कि समान आवेश का मतलब एक जैसे आवेश जिनकी जाति समान हो। जाति का मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिव जाति का है, ये भी पॉजिटिव जाति का है, ये भी नेगेटिव जाति का है, ये भी नेगेटिव जाति का है। समान जाति की आवेश वाली वस्तु, समान जाति की आवेश वाली वस्तु एक दूसरे को दूर दूर भगाती है। और असमान, ये विजातीय है, विजातीय का मतलब असमान विजातीय आवेश की वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक है, तो आवेश का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद आता क्या है जो इम्पोर्टेंट है, इससे मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन निकले, इस छड़ से 10 इलेक्ट्रॉन निकले, तो अब आपसे यदि पूछा जाए इस पर आवेश कितना हुआ, इस पर टोटल आवेश कैसे पता चलेगा, हमें कितना आवेश पॉजिटिव हुआ। आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन तो निकले, चार्ज इस पर कम हुआ,
नेगेटिव चार्ज कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज अधिक हुआ। कितना अधिक हुआ कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद टॉपिक आता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज निकालना, यानी आवेश की मात्रा ज्ञात करना। ये इम्पोर्टेंट है, आवेश की मात्रा ज्ञात करना। किस तरीके से आवेश की मात्रा ज्ञात की जाती है, इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास से ही शुरू हो जाता है, 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा हेडिंग है ये है आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा कैसे हम ज्ञात करेंगे? इम्पोर्टेंट है। आवेश की मात्रा को जब हम ज्ञात करते हैं तो इसे हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। हम इसे यहाँ पर स्मॉल क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, आवेश की मात्रा को इससे प्रदर्शित कर रहे हैं स्मॉल क्यू से। अब होता क्या है, कैसे पता चलेगा? जिस भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन गए हैं या उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। यदि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे निकल करके तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। और जब इलेक्ट्रॉन निकल करके जाते हैं यानी नेगेटिव चार्ज तो जा रहा है, तो क्या होगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे यानी नेगेटिव चार्ज हटेगा उससे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी वो पदार्थ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए इस तरीके से समझिए, ये एक धातु का टुकड़ा है, इस पर इलेक्ट्रॉन निकल करके गई, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, मान लीजिए इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकले। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन निकले, तो क्या होगा, 5 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस पर कैसा चार्ज होगा, +5 ज़्यादा चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, यानी इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इस पर कमी हो गई, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यदि इस पर इलेक्ट्रॉन आते, मान लीजिए दूसरा है धातु का कोई टुकड़ा, इस पर इलेक्ट्रॉन आए, इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए, आए, मान लीजिए इस पर 9 इलेक्ट्रॉन आए, तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये आवेश नहीं निकल रहा है अभी, ठीक है, तो केवल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आ रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएंगे तो पॉजिटिव होगा ये, यानी ये कैसा होगा, पॉजिटिव। यदि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये कैसा होगा, नेगेटिव। अब आवेश की मात्रा किस तरीके से निकालेंगे, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी भी वैद्युतमय वस्तु या आवेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता पता होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। तो अब आवेश की मात्रा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आवेश की मात्रा इक्वल्स होता है NE। N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कमी होगी, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अधिकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉन आए। और ये जो स्मॉल ई है, ये स्मॉल ई क्या होता है, स्मॉल ई होता है हमारा आवेश की मात्रा। ठीक है, आवेश की मात्रा। तो इसमें लिख लीजिए N क्या है, N है हमारा पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी। इलेक्ट्रॉन अधिक भी हो सकते हैं पदार्थ पर और कम भी हो सकते हैं। ई क्या है, ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते, 19 कूलाम। ठीक है, ये इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। जो ई है, ई है हमारा आवेश की मात्रा। तो जो इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब मान लिया जो हमारी वस्तु है, उस पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब पूछा जाए इस पर कितना आवेश होगा और कैसा आवेश होगा, आवेश कितना होगा और आवेश की प्रकृति क्या होगी, ये बताइए।
देखिए आपको करना क्या है, सिंपल से फॉर्मूला लगा देना है। पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर क्यों लिखा गया है, प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यदि कम होंगे तो आवेश कैसा होगा, प्लस का। यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो आवेश कैसा होगा, माइनस का होगा। इसीलिए प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जब आवेश की मात्रा निकालनी है तो क्या करेंगे हम, Q इक्वल्स N। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन कम है तो आवेश की मात्रा कैसी रखी जाएंगी, पॉजिटिव रखी जाएगी, पॉजिटिव। और कितनी है इसकी मात्रा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो 16 पंजे 80, कितना होगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया हमारा 8 कूलाम इस वस्तु पर होगा। यदि नेगेटिव वाली के लिए हम देखेंगे तो नेगेटिव वाली के लिए क्या करेंगे, Q इक्वल्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, N इलेक्ट्रॉन कितने कम है, तो ज़्यादा है, 9 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो आवेश की मात्रा रख देंगे -1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 144। ठीक है, × 10⁻⁻90 कूलाम माइनस का होगा। यानी इस पर यदि वस्तु पर आप पॉजिटिव वाली जिससे इलेक्ट्रॉन निकल करके गए हैं उस पर आवेश देखेंगे तो कितना होगा, 8 × 10⁻−19 कूलाम। और यदि नेगेटिव वाली वस्तु पर जिस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं उस पर यदि आप चार्ज देखेंगे तो कितना होगा, 1.44 × 10⁻−90 कूलाम। ये आवेश की मात्रा आप किसी भी वस्तु पर निकाल सकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए उस पर कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन उस पर आकर के ठहरे, इस बात का आपको पता होना चाहिए। अब ये जो वस्तु है उस पर आवेश किस तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आवेश यदि हमें उत्पन्न करना है तो 2 वस्तुओं को लीजिए और आपस में रगड़ दीजिए। 2 वस्तुओं को लीजिए, आपस में रगड़ दीजिए। आपने देखा होगा यदि आप क्लास में किया हो कभी, आप पेन लेते हैं छोटा सा, इस तरीके से रगड़ते हैं। रगड़ने की कुछ देर बाद यदि आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उसके नीचे रख करके ऐसे उठाते हैं तो वो उड़ जाते हैं, यानी उसकी ओर आकर्षित होकर के चिपक जाते हैं। इससे क्या हुआ, 2 वस्तुओं को रगड़ा गया। ये एक तो वस्तु थी, एक ये हमारे बाल, इससे रगड़ा गया। रगड़ने से क्या हुआ, या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया या नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, जब ये वस्तु पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाली वस्तु किसी ऐसी वस्तु के संपर्क में आती है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उस वस्तु पर जिस पर कोई चार्ज नहीं, इस वस्तु के विपरीत चार्ज आ जाता है। यदि देखिए एक बात समझ लीजिए, ये पेन था, इसे रगड़ा, ठीक है, पेंसिल है मान लिया, इसे रगड़ दिया गया। ठीक है, रगड़ने के बाद क्या हुआ, इसने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया, अपनी ओर आकर्षित करेगी, इस पर जाकर के चिपक जाएगी टुकड़े। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इसका मतलब यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो कागज़ के टुकड़े इन्हें किसी भी वस्तु से नहीं रगड़ा गया, ठीक है, तो इस वस्तु पर क्या होगा, इस पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इन टुकड़ों पर आवेशन के कारण नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यदि किसी वस्तु पर, आवेशित वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो दूसरी वस्तु जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, उस जिस वस्तु पर कोई चार्ज नहीं है उस पर चार्ज उत्पन्न कर देती है ये वाली वस्तु जिस पर चार्ज है। ठीक है, यदि इस पर पॉजिटिव है तो कैसा चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव होगा। यदि इस पर नेगेटिव होता तो इन पर क्या कैसा चार्ज आता, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और देखिए इसके बाद पहला तरीका तो क्या हुआ, घर्षण, रगड़ना, किसी भी वस्तु को रगड़ देना। ठीक है, अब यदि दूसरे तरीके की हम बात करें तो दूसरा तरीका होता है चालन द्वारा आवेशित। चालन द्वारा का मतलब क्या है, 2 आवेशित वस्तुओं को, या पहला तरीका यही रगड़ दिया, दूसरा तरीका चालन द्वारा आवेशित। ये आवेशित वस्तु ले ली हमने पहले से, हमें पता है कि इस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है। इस वस्तु को यदि हम ऐसी वस्तु के पास ले जाते हैं जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है तो इस पर क्या होगा, चालन के कारण, प्रेरण के कारण, प्रेरण क्या होता है ये भी आपको पढ़ाया है, प्रेरण के कारण इस वाली वस्तु पर इस वस्तु के विपरीत चार्ज आ जाएगा। यानी इस वाली वस्तु पर यदि हम इसको पास ले जाएंगे तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। और जो तीसरा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पूरा का पूरा एक चैप्टर है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है, यदि हम किसी धातु को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें जो एनर्जी मिलती है वो फोटोन या क्वांटम के रूप में मिलती है। तो जो एनर्जी मिलती है तो धातु के जो परमाणु है वे उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और वो कहाँ पर जाती है, इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन के पास जैसे ही वो एनर्जी जाती है, अभी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के पास यदि फालतू एनर्जी आएगी, जितनी उसके पास एनर्जी है, जिस एनर्जी के कारण वो अपनी कक्षा में घूम रहा है, यदि उससे ज़्यादा एनर्जी आएगी तो वो क्या होगी, अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। जैसे वो अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकलेगा तो उस धातु पर भी क्या आ जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये हमने बात करी किस तरीके से आवेश उत्पन्न होता है, क्या आवेश होता है, किस तरीके से आवेश ज्ञात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवेश, यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये सब भी आपको बताया जाएगा। पूरा डिटेल में इसके डेरिवेशन है, सब चीज़ आपको करवाया जाएगा, बताया जाएगा बोर्ड पर, ठीक है। आपको क्या करना है, जितनी भी बातें बताई जा रही है नोट करना है अच्छे से। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग।